हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थानी शैली। तो हम आपको आज बताएंगे राजस्थानी शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उपशैलियां आती हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो नोट कीजिए हेडिंग राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये आती है पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत। और इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो राजस्थानी शैली का जो टाइम पीरियड है वो है 15वीं से 16वीं सदी। राजस्थानी शैली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो कितना है? 15वीं से 16वीं सदी। इसका जो प्राचीन जो उल्लेख मिलता है वो चौर पंचाशिका और सुपनाचर्य में देखने को मिलता है। राजस्थानी शैली का प्राचीन उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? सुपनाचर्य में और चौर पंचाशिका में। चौर पंचाशिका में देखने को मिलता है, जो कि बिल्लर जो है उनके द्वारा ये रचित है, चौर पंचाशिका। इसी में हम आपको बताएंगे कि जो राजस्थानी शैली है इसके अंतर्गत कौन सी प्रमुख शैलियां आती हैं। तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो 4 प्रमुख शैलियां आती हैं, 4 प्रमुख शैली कौन कौन सी आती हैं? मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़, मारवाड़। थर्ड ढूंढार। ढूंढार। और फोर्थ आती है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली। तो इसके राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो प्रमुख शैली कौन सी है वो 4: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली और हाड़ौती शैली। अब इन्हीं मेवाड़ शैली और ये जो 4 शैली है इनके अंतर्गत भी उपशैलियां आती हैं 4-4। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो आती हैं 4 वो कौन सी है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। इसके अंतर्गत आती है नाथ द्वारा, देवगढ़, शाहपुरा और आती है उदयपुर। कौन कौन सी आती है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत। नाथ द्वारा, देवगढ़, शाहपुरा और उदयपुर ये आती है मेवाड़ शैली के अंतर्गत। अब बात करते हैं मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत भी 4 उपशैलियां आती हैं: किशनगढ़, किशनगढ़, अजमेर, बीकानेर और नागौर शैली। कौन सी आती है? नागौर शैली। तो ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपके मारवाड़ शैली के अंतर्गत। अब बात करते हैं ढूंढार शैली की। तो इसके अंतर्गत भी 4 उपशैलियां आती हैं। तो ढूंढार शैली के अंतर्गत जो आती हैं वो आती है जयपुर, जयपुर, उनियारा, शेखावटी। जयपुर, उनियारा, शेखावटी और अलवर। और कौन सी आती है? एक और आती है अलवर। तो ये हो गई आपकी ढूंढार शैली के अंतर्गत 4। लास्ट बचती है हाड़ौती शैली। इसके अंतर्गत आती हैं 3 उपशैलियां: बूंदी, कोटा और झालावाड़। इसके अंतर्गत 3 शैलियां आती हैं: बूंदी, कोटा और झालावाड़। झालावाड़। तो ये हो गई आपकी उपशैलियां। तो इसमें आप नोट कर लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थानी शैली के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये आती है पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत। इसी में पूछ लिया जाता है कि इसके जो राजस्थानी शैलियां हैं उसमें कितनी शैलियां आती हैं। तो आप बताएंगे शैलियों के बारे में पूछा जाए राजस्थानी शैली की तो 4 प्रमुख शैलियां हैं: मेवाड़ शैली, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती शैली, जो कि प्रमुख शैलियां हैं राजस्थानी शैली की। अब जो प्रमुख शैलियां उसमें से भी उपशैलियां बनती हैं 4-4। तो 4-4 उपशैलियां हमने आपको बताई। मेवाड़ शैली की उपशैलियां कौन कौन सी है? नाथ द्वारा, देवगढ़, शाहपुरा और उदयपुर। इसी में मारवाड़ शैली की किशनगढ़, अजमेर, बीकानेर और नागौर शैली। इसी में नेक्स्ट है ढूंढार शैली, जिसके अंतर्गत आती है जयपुर, उनियारा और शेखावटी और अलवर। नेक्स्ट हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी, कोटा और झालावाड़।
तो ये इसमें पूछ ली जाती है अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे कि उपशैलियां हैं, उपशैलियां पूछ सकते हैं आपसे कि मारवाड़ की उपशैलियां कौन कौन सी हैं, तो आप 4 मारवाड़ की उपशैलियां बताएंगे। पूछ सकते हैं हाड़ौती के अंतर्गत कितनी उपशैलियां आती हैं, तो हाड़ौती के अंतर्गत कितनी आती है, 3। बूंदी, कोटा, झालावाड़, उसके अंदर 4 नहीं आती, सिर्फ 3 आती हैं इसके अंतर्गत। ये है उपशैलियां। और ये क्या है, ये शैलियां हैं प्रमुख राजस्थानी शैली की। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हम बताएंगे कि मेवाड़ शैली क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से शासक आए। चलिए, तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे मेवाड़ शैली के बारे में। तो जो राजस्थानी शैली है, राजस्थानी शैली में सबसे प्राचीन जो शैली है इन चारों में, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती शैली में सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन शैली है। और इस पर सबसे कम जो प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव पड़ा था मुगलों का, क्योंकि मुगल जो लोग थे उनका सबसे कम प्रभाव मेवाड़ शैली पर पड़ा। और सबसे अधिक प्रभाव की बात की जाए मेवाड़ शैली पर, तो अभ्रंश शैली का पड़ा था। किसका पड़ा था, अभ्रंश शैली का। तो इसको नोट कीजिए कि सबसे कम जो प्रभाव पड़ा वो मुगलों का प्रभाव पड़ा। राजस्थानी शैली पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ा, सबसे कम प्रभाव पड़ा था मुगलों का। मुगलों का प्रभाव क्या पड़ा, सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था वो मुगलों का पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक मुगलों के ये जो जो शासक थे उनके अधीनस्थ ये एक लंबे समय तक नहीं रहे थे। नेक्स्ट इसी में हम बताएंगे कि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था राजस्थानी शैली पर किसका पड़ा था, अपभ्रंश शैली का। अपभ्रंश शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा राजस्थानी शैली में। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ शैली की। तो जो मेवाड़ शैली है इसका टाइम पीरियड कितना है, 1650 ईस्वी। क्या है इसका टाइम पीरियड, 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी से पहले ये जो मेवाड़ शैली थी, 1650 ईस्वी से पहले ये लोक कला शैली के रूप में स्थापित थी। किसके रूप में स्थापित थी, ये लोक कला शैली के रूप में। 1650 ईस्वी से पहले, तो इस पर 1650 ईस्वी से पहले ये जो थी एक लोक कला शैली के रूप में स्थापित शैली थी मेवाड़ शैली। लोक कला शैली के रूप में स्थापित थी में स्थापित थी। जो मेवाड़ शैली थी 1650 ईस्वी में इस पर मेवाड़ शैली पर सबसे जो अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो अभ्रंश शैली का पड़ा था, और सबसे जो कम प्रभाव पड़ा था वो मुगलों का प्रभाव सबसे कम पड़ा। इसी में मेवाड़ शैली के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1650 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। और 1650 ईस्वी से पहले जो मेवाड़ शैली थी वो कैसी थी, लोक कला शैली के रूप में स्थापित थी। किसके रूप में स्थापित थी, लोक कला शैली के रूप में ये स्थापित थी। इसी में हम बात करेंगे मेवाड़ शैली के जो प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिले, जो इसके एविडेंस जो मिले थे लोक कला शैली के, तो वो किसमें मिले थे, मेवाड़ शैली के जो साक्ष्य मिले वो मिले थे सुपनाचार्यम में, सुपनाचार्यम में, और मिले थे चौर पंचाशिका में। चौर पंचाशिका में किसमें मिले थे, सुपनाचार्यम में और चौर पंचाशिका में इसके एविडेंस मिले थे मेवाड़ शैली के। तो इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ शैली के जो साक्ष्य मिले थे, प्राचीनतम साक्ष्य, वो किसमें मिले थे, तो आप बताएंगे सुपनाचार्यम में और चौर पंचाशिका में इसके एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट इसमें पूछ लिया जाता है कि इस पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था मेवाड़ शैली पर किसका पड़ा, तो आप बताएंगे अपभ्रंश शैली का। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, किस पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा। एक और इसमें पूछ लिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेवाड़ शैली थी ये 1650 ईस्वी से पहले किस रूप में स्थापित थी, तो आप बताएंगे लोक कला शैली के रूप में ये स्थापित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट बताएंगे आपको कि यहां पर मेवाड़ शैली के समय में जो शासक रहे, मेवाड़ शैली में जो शासक है, मेवाड़ शैली के शासकों के बारे में।
मेवाड़ शैली के शासक। तो मेवाड़ शैली के शासक पहले थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। दूसरे शासक थे राणा प्रताप। राणा प्रताप। इसी में मेवाड़ शैली के तीसरे शासक है उदय प्रताप सिंह। क्या है उनका नाम? है उदय प्रताप सिंह। नेक्स्ट है जगत सिंह। क्या नाम है? जगत सिंह। तो जो राणा कुंभा है इनकी बात करते हैं। तो मेवाड़ शैली के जो शासक है राणा कुंभा। तो जो राणा कुंभा है इनके समय में मेवाड़ शैली स्वर्णकाल के रूप में विकसित हुई। कैसे विकसित हुई? स्वर्णकाल के रूप में ये विकसित हुई थी राणा कुंभा के समय में। तो जो राणा कुंभा थे इनके समय में शैली विकसित हुई थी स्वर्णकाल के रूप में। राणा कुंभा ने मेवाड़ शैली में 85 दुर्ग बनवाए। लेकिन अगर उनकी बात की जाए 85 दुर्गों में से स्वयं उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था उन्होंने? 85 दुर्गों का निर्माण हुआ था इनके समय में, 85 दुर्गों का। लेकिन इसमें से उन्होंने स्वयं जो करवाए थे वो करवाए थे 32 दुर्ग। 32 दुर्ग का निर्माण इन्होंने स्वयं करवाया था। 85 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने स्वयं करवाया। इसी में जो राणा कुंभा है इन्होंने बहुत से स्तंभों का भी निर्माण करवाया, जैसे विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जैन स्तंभ। इन्होंने इन स्तंभों का भी इसमें निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा प्रताप की। तो जो राणा प्रताप है इनकी शैली पर सबसे अधिक जो है मुगलों का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा था? सबसे अधिक मुगलों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। तो इनके समय में जो प्रसिद्ध कृति थी ढोला मारू। क्या थी? ढोला मारू। ये इनके समय का प्रसिद्ध चित्र है। राणा प्रताप सिंह के समय का जो है प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें ढोला मारू में ऊंट पर सवार ढोला मारू को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। किस पर दिखाया गया है? ऊंट पर सवार दिखाया गया है। ढोला मारू को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। इसमें राणा प्रताप के समय में मुगल कला शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं उदय प्रताप सिंह की। उदय प्रताप सिंह। तो जो उदय प्रताप सिंह है, उदय प्रताप सिंह ने उदयपुर नगर को बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाया उन्होंने। उदय प्रताप सिंह ने किस नगर की स्थापना की? उदयपुर नगर की। उदयपुर नगर की स्थापना की। उदयपुर नगर की इन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट आते हैं जगत सिंह। तो जगत सिंह जो है इनके समय में भी जो चित्रकला थी मेवाड़ शैली जो थी ये एक अच्छे स्तर पर पहुंची। इसको भी इनके समय की शैली को, मेवाड़ शैली को भी स्वर्णकाल कहा गया। क्या कहा गया? इनके समय को स्वर्णकाल कहा गया। स्वर्णकाल कहा गया क्योंकि इनके समय में मेवाड़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मेवाड़ शैली एक उच्च स्तर पर पहुंची। इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे मेवाड़ शैली के प्रमुख जो चित्रकार थे। ये बात हो गई शासकों की। तो 4 शासक है, राणा कुंभा, राणा प्रताप, उदय प्रताप सिंह और जगत सिंह। नेक्स्ट हम बताएंगे जो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख जो चित्रकार थे। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है साहबदीन, मनोहर, निसारदीन और नानाराम। हेडिंग डालिए मेवाड़ शैली के चित्रकार। मेवाड़ शैली के चित्रकार। तो मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन है? निसारदीन। नेक्स्ट साहबदीन। इसी में नेक्स्ट आ जाएंगे मनोहर और नानाराम। और क्या नाम है? ये है नानाराम। तो जो निसारदीन थे इन्होंने रागमाला को चित्रित किया। निसारदीन ने किसको चित्रित किया? रागमाला को। रागमाला को इन्होंने चित्रित किया। बात करते हैं साहबदीन की। इन्होंने चित्रित किया था भागवत को, भगवत गीता को।
भागवत गीता को इन्होंने चित्रित किया। मनोहर ने किया रामायण को चित्रित। रामायण को चित्रित किसने किया? मनोहर ने। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आते हैं नाना राम। तो जो नाना राम है, इन्होंने परिजात अवतरण चित्र को चित्रित किया। इन्होंने क्या किया? परिजात अवतरण चित्र को इन्होंने चित्रित किया। परिजात अवतरण चित्र को चित्रित किया। ये चारों ही अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर इनको देखा जाए कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई ना कोई एक पूछ ही लिया जाता है कि जो निसारुद्दीन जो चित्रकार हैं, उनके समय का सबसे जो फेमस चित्र था वो था रागमाला चित्र। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ शैली में जो रागमाला चित्र है वो किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है। तो आप क्या बताएंगे? निसारुद्दीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन। भागवत गीता को भी जो इन्होंने चित्रण किया है मेवाड़ शैली में, वो किया है शहाबुद्दीन ने। नेक्स्ट आता है रामायण। इसको किया है मनोहर ने चित्रित। सबसे ज्यादा इन दो के बारे में पूछा जाता है, भगवत गीता के बारे में और रामायण के बारे में। मेवाड़ शैली में इन दोनों को किसने चित्रित किया है? शहाबुद्दीन ने और मनोहर ने। नेक्स्ट नाना राम ने परिजात अवतरण को चित्रित किया है। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई ना कोई एक निश्चित पूछा जाता है इसमें से। तो आज आपका मेवाड़ शैली के बारे में ये कंप्लीट हुआ। कल हम आपको बताएंगे जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो उपशैलियां आती हैं, उनके बारे में हम लोग कल आपसे डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।